बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रिमिटिव गट की फॉर्मेशन कैसे होती है और मेसेंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, मेसेंट्री क्यों बनती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्टमक। तो सबसे पहले तो आपने ये जो टाइम पीरियड्स होते हैं कि किस वीक में, किस मंथ में कौन सी चीज़ अपीयर होती है, ये आपने एम्ब्रियो में याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टमक कब अपीयर होता है? स्टमक जो होता है 4th वीक में अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ डायलेशन। एक राउंड डायलेशन की फॉर्म में स्टमक जो है अपीयर होता है। अब आप इस डायग्राम में देखें तो शुरू में स्टमक जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन फाइनली जो शेप हो जाती है स्टमक की वो ये हो जाती है, ठीक। पहले इस तरह से होता है, फिर ये ऐसे हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो स्टमक में रोटेशंस होती हैं, ठीक है। दो किस्म की रोटेशंस होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड, दूसरी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड, जिसकी वजह से जो स्टमक पहले इस शेप में होता है वो इस तरह से हो जाता है, ठीक। सबसे पहले हम आते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे कितनी रोटेशन होती है और उससे स्टमक पे क्या इफेक्ट होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में 90 डिग्री में रोटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो लेफ़्ट साइड होती है वो एंटीरियर बन जाती है और जो राइट साइड होती है वो पोस्टीरियर बन जाती है। अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे। लेट्स सपोज ये आपका स्टमक है, ठीक। ये स्टमक है, ये इसकी क्या होगी, एंटीरियर साइड होगी। ये वाली क्या होगी, इसकी लेफ़्ट साइड होगी। ये वाली इसकी राइट साइड होगी और ये इसकी पोस्टीरियर साइड। अब शुरू में स्टमक ऐसे होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसमें रोटेशन होती है। कहाँ से रोटेशन है? लॉन्गिट्यूडिनल। सपोज मैं इसको नेम कर देती हूँ। तो मैंने इसको नेम कर दिया। यहाँ पे देखें, अब ये लेफ़्ट साइड है और ये वाली इसकी राइट साइड है। अब पहले स्टमक इस तरह से होता है, फिर क्या होता है, इसमें रोटेशन होती है। किस तरह से रोटेशन होती है? ये इस तरह से रोटेट होता है, ठीक है। पहले जो स्टमक इस तरह से था उसमें क्या हुई, रोटेशन हुई। रोटेशन की वजह से क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया। तो अब जो लेफ़्ट साइड थी, जो आपको लेफ़्ट साइड पे मिल रही थी, अब वो एंटीरियरली मिल रही है आपको, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की वजह से ये इफ़ेक्ट होता है कि स्टमक की जो लेफ़्ट साइड होती है वो हो जाती है एंटीरियर और जो राइट साइड होती है वो हो जाती है पोस्टीरियर, ठीक है। ये इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड मिलेगी और पीछे इसके राइट साइड होगी। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से ये होता है कि लेफ़्ट साइड एंटीरियर साइड बन जाती है और राइट साइड पोस्टीरियर बन जाती है। अब क्या होता है कि ये आपकी वेगस नर्व जो इनिशियली इस तरह से थी, ठीक है, जो आपकी लेफ़्ट साइड को सप्लाई करी थी। लेट्स सपोज ये हमारी लेफ़्ट वेगस नर्व है। अब जैसे कि स्टमक ने रोटेट किया है तो इस वजह से पहले जो ये हमारी वेगस नर्व थी, लेफ़्ट वेगस नर्व, जो हमारी लेफ़्ट साइड को सप्लाई करी, अब वो किसको सप्लाई करी है, एंटीरियर साइड को सप्लाई करी है। पहले इस तरह से थी, फिर अब ये इस तरह से हो गई, ठीक है। इस तरह से जो राइट वेगस नर्व थी, जो पहले राइट साइड को सप्लाई करी थी, वो अब क्या हो जाएगी, वो हमारी पोस्टीरियर वाल को सप्लाई करी है, ठीक। तो ये हमें समझ आ गया कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे जो है हमारी कितनी रोटेशन होती है, 90 डिग्री की रोटेशन होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के रोटेशन की वजह से क्या होता है कि लेफ़्ट साइड जो होती है वो एंटीरियर बन जाती है और राइट साइड जो होती है वो पोस्टीरियर बन जाती है। अब हमने ये समझना है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे कितनी रोटेशन होती है और उससे क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमने ये समझना है कि फॉर्मेशन ऑफ कर्वेचर्स। अगर आप स्टमक को देखें, एडल्ट में आपको स्टमक इस तरह से मिल गया तो उसके दो कर्वेचर्स होते हैं। ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं लेसर कर्वेचर और ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर एंड दिस वन इज़ अ ग्रेटर कर्वेचर। तो इन कर्वेचर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? में कर्वेचर्स की फॉर्मेशन इस वजह से होती है क्योंकि स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनकी ग्रोथ अनइक्वल होती है, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाली हमारी ये इस तरह से हो जाएगा तो फिर इसको हम कहेंगे एंटीरियर, इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर। तो ये जो एंटीरियर होगी ये इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करती और जो पोस्टीरियर होती है वो ज़्यादा ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से एक जो है ग्रेटर कर्वेचर और एक लेसर कर्वेचर की फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। तो कर्वेचर्स की फॉर्मेशन का रीज़न क्या है? अनइक्वल ग्रोथ इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, ठीक। तो हमें ये भी समझ आ गया कि कर्वेचर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तीसरी बात जो हमने समझनी है वो ये है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे कितनी रोटेशन होती है और उससे क्या होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये एक मिड लाइन है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। ऊपर ये स्टमक का कार्डियक पार्ट है, नीचे ये स्टमक का पाइलोरिक पार्ट है। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ क्या है कि जो कार्डियक और पाइलोरिक पार्ट है ये दोनों सेम एक्सिस पे हैं, ठीक है,
सेम ये जो आपकी एक्सिस ड्रा की गई है, ये एक्सिस इन दोनों को क्रॉस करिए। लेकिन अगर आप इस डायग्राम में यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें तो उस लाइन को एक पार्ट को ही क्रॉस करेगा, या तो कार्डिक पार्ट या तो पाइलोरिक पार्ट। मतलब इस फिगर में जो दोनों पार्ट्स हैं वो सेम लाइन में नहीं है, सेम एक्सिस में नहीं है। तो ये किस वजह से? ड्यू टू एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस रोटेशन। उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज ये हमारा कार्डिक पार्ट है, ठीक है, और ये है पाइलोरिक पार्ट। तो क्या होता है कि ये जो कार्डिक पार्ट होता है ये नीचे भी मूव करता है और राइट की तरफ, सॉरी नीचे और लेफ़्ट की तरफ। कार्डिक पार्ट जो होता है ये डाउनवर्ड भी मूव करता है और लेफ़्ट की तरफ। और ये जो नीचे पाइलोरिक पार्ट होता है ये इस तरह से मूव होता है, ठीक है। तो ये ऊपर भी जाता है और राइट की तरफ भी जाता है, ये इसमें आप देख सकते हैं। तो इस वजह से कार्डियक जो एंड होती है वो नीचे भी जाती है और लेफ़्ट की तरफ, और जो पाइलोरिक पार्ट होता है वो राइट की तरफ जाता है, ऊपर जाता है। इस वजह से अगर आप दोनों देखें अब तो वो सेम एक्सिस में नहीं रहते, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि स्टमक कब अपीयर होता है? 4th वीक में अपीयर होता है। की रोटेशंस होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के राउंड, दूसरी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के राउंड। कर्वेचर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? और तीसरी जो लास्ट चीज़ है वो ये हमने समझनी है, फॉर्मेशन ऑफ ओमेंटल बर्सा। अब ओमेंटल बर्सा क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ओमेंटल बर्सा जो है किसे कहते हैं? अगर आपने ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ी हो तो उसमें ये होता है कि जो पेरिटोनियल कैविटी होती है वो डिवाइडेड होती है 2 सेक में। एक होती है ग्रेटेस्ट सेक, दूसरी होती है लेसर सेक। मतलब कुछ नहीं है, स्पेस है, आप सब स्पेस समझ लो उसको। तो जो लेसर पेरिटोनियल सेक होती है उसे हम कहते हैं ओमेंटल बर्सा। क्या कहते हैं हम उसको? ओमेंटल बर्सा। तो लेसर सेक जो होती है पूरी स्टमक के बिहाइंड प्रेजेंट होती है। तो अब हमने ये समझना है कि स्टमक के पीछे ये स्पेस कैसे क्रिएट होती है। तो ये भी एम्ब्रियोलॉजिकली एक रीज़न है। तो क्या होता है कि लेट्स सपोज ये स्टमक है, ठीक है, और आपको पता है कि स्टमक के साथ उसकी मेसेंट्री अटैच होती है डोर्सल की साइड से, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टमक जो पीछे पहले ये इस तरह से था, ठीक है। अब क्या होगा कि स्टमक जब रोटेट करेगा ये इस तरह से हो जाएगा, तो पीछे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। आप इस फिगर में देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये स्टमक है और आपने पता है कि स्टमक के साथ डोर्सल मेसेंट्री अटैच होती है जिसको हम कहते हैं डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। अब क्या होता है कि जब स्टमक रोटेट होता है तो जाहिर सी बात है उसके साथ मेसेंट्री अटैच है तो वो भी रोटेट होगी। तो इस वजह से स्टमक की रोटेशन की वजह से मेसेंट्री भी मूव होती है। तो मेसेंट्री के मूव होने की वजह से ये स्पेस क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं ओमेंटल बर्सा और लेसर सेक। क्या कहते हैं हम उसको? ओमेंटल बर्सा और लेसर सेक। तो ओमेंटल बर्सा की रोटेशन, स्टमक रोटेट करता है उसकी वजह से उसकी मेसेंट्री भी रोटेट करती है और जिसकी वजह से ये स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो जी स्टमक की डेवलपमेंट में यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो स्टमक कब अपीयर होता है, फिर उसके बाद जो रोटेशंस है वो इम्पॉर्टेंट है कि किस किस्म की रोटेशन होती है और उस रोटेशन की वजह से स्टमक में क्या चेंज आता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कर्वेचर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर और ओमेंटल बर्सा की फॉर्मेशन कैसे होती है। बाकी अगर आप बुक देखें लैंगमैन तो उसमें मेसेंट्रीज में लिखी हुई हैं कि स्टमक जो है उसके लेसर कर्वेचर पे क्या अटैच होता है, ग्रेटर कर्वेचर पे क्या, वो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दी थी, जो पहली मेरी वीडियो है। तो आप अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। इसी वीडियो में मैंने आपको यही बताना था, ठीक है। तो नेक्स्ट जी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यूडेनम की डेवलपमेंट।